चूँकि एफआईआईज़ की इम्पोर्टेंस कम हो गई है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई ख़ास ट्रेंड एनालिसिस करके हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल में इंडिया में जो एफआईआई सेलिंग हुई है कांस्टेंट, उसके 2-3 कारण थे। एक तो ग्रोथ नहीं थी, दूसरी कंट्रीज अच्छा कर रही थी, चाइना, कोरिया, ताइवान, बिकॉज ऑफ एआई बूम। देखिए, गोल्ड जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक्स भी अभी गोल्ड खरीद रही हैं और मुझे लगता है कि ये प्रोसेस चलेगा। ये 3 साल 5 साल चल सकता है प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल आपको उतनी रिटर्न्स मिलेंगी जितनी पिछले साल में गोल्ड में। 2024 में स्मॉल कैप्स वे वेरी एक्सपेंसिव, तो जब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो वो एक नॉर्मल उनका फेज है कि वो कंसोलिडेट करती हैं, और पिछला 18 महीने इज नो डिफरेंट actually. So I won't worry about it too much. But what I would worry about is if small caps have done very well and people come in, that is what I worry about. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। सो टुडे वी हैव विद अस अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ हैं मिस्टर राहुल सिंह, जो टाटा एसेट मैनेजमेंट में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज हैं। मिस्टर राहुल सिंह 27 साल से भी ज्यादा का उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है। ही हैज बीन विद टाटा एसेट मैनेजमेंट सिंस 2018 एज CIO इक्विटीज, जहां वो फंड मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च को लीड करते हैं। इसके पहले मिस्टर राहुल एम्परसैंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर LLP में मैनेजिंग पार्टनर थे। इसके अलावा उन्होंने काफी रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज और सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया में भी काम किया है, जहां वो हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च रहे हैं। मिस्टर राहुल ने IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और वो IIM लखनऊ के अलुमनस भी हैं, जहां उन्होंने फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में MBA परस्यू किया है। Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात and thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ again we have Mr. Rahul Singh who is very famous and हम उनको पहले भी बुला चुके हैं म्यूचुअल फंड की बात में with different topics. Mr. Rahul is the Chief Investment Officer at Tata Mutual Fund, and Rahul ji, thank you so much for joining us again this week. We are at the fag end of 2025, beginning of 2026. एंड हमें लगा कि अब क्योंकि नया साल शुरू हुआ है तो हमें इस साल के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहिए कि इस साल हमारा म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सो विल डू अ लिटिल फॉरवर्ड लुकिंग पॉडकास्ट वेयर विल डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर 2026। ठीक है, तो आई थिंक सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी राहुल जी, वो ये है कि हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। वी डू बिलीव कि इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो असेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो आप सिर्फ इक्विटी में नहीं, आप दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। सो कैन यू प्लीज टेल अस कि एक इन्वेस्टर को ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की बजाय, सो इफ वी लुक एट थिंग्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर गोल्ड, उनकी बजाय हमें म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो धन्यवाद। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है डिफरेंट एसेट क्लासेस की जो आपने बात की, उसमें अगर मैं देखूं जैसे रियल एस्टेट हो गए या गोल्ड हो गया या और भी जो फिजिकल एसेट्स हैं, लैंड, इनमें और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि लिक्विडिटी आपके पास नहीं रहती है। म्यूचुअल फंड में आपके पास 2 दिन के नोटिस पे, 3 दिन के नोटिस पे आपको रिडेम्पशन हो सकती है। सो सबसे बड़ा जो एक आपको वो दिमाग में रखना चाहिए। हालांकि रिटर्न वाइज हो सकता है बाकी एसेट क्लासेस आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दें, लेकिन आपको इमीडिएटली अगर लिक्विडिटी चाहिए तो वो म्यूचुअल फंड से ही आ सकती है। दूसरा एक और पॉइंट मैं बोलूँगा म्यूचुअल फंड के बारे में कि अगर मैं देखूं, अगर इंडियन इकोनॉमी को 6.5-7% पे ग्रो करना है अगले 10 साल और कंपनीज ग्रो करेंगे 12-15%, तो आपको 15%, 12-15% का इनकी जो CAGR रिटर्न मिल सकती है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी इक्विटी मार्केट में आपको पता ही है काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हमें इस टाइप की रिटर्न अगर चाहिए और एट लोअर टैक्सेशन, जो इक्विटी की जो टैक्सेशन है, तो मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल फंड में वो दो एडवांटेज है, वो टैक्सेशन के एडवांटेज और लिक्विडिटी के एडवांटेज,
ये बाकी एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल बना देता है। ओके ओके। सो अगर अभी हम हमारा जो थीम है इस हफ्ते का वो ये है कि हम 2026 के बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि इस साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट्स, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एंड आई थिंक जो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से 2026 इंडियन इक्विटीज़ के लिए कैसा होने वाला है? So what is your anticipation? क्योंकि I'm sure हर फंड हाउस इंटरनली अगले साल का प्लानिंग करता है, अगले साल के लिए यू हैव प्लान्स इन टर्म्स ऑफ किस तरीके के फंड लॉन्च होंगे, या फिर सो व्हाट इज एज अ फंड हाउस व्हाट इज योर फॉरवर्ड लुकिंग व्यू फॉर 2026? So, I think we are speaking at a very interesting time because पिछला साल जो गया 2025 ये पूरा एक साइडवेज मार्केट था एंड इट वाज अ स्लाइट करेक्शन साइडवेज देन स्लाइट रैली साइड करेक्शन बट ओवरऑल इट वाज अ साइडवेज मूविंग मार्केट एंड देयरफॉर आज जो हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं उस पॉइंट पे अगर मैं वैल्यूएशन देखूं और ग्रोथ आउटलुक देखूं तो एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि आज जो हमारी वैल्यूएशन है इस वैल्यूएशन पे ग्रोथ का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ नहीं आई तो हम इक्विटी से रिटर्न भी नहीं आएंगे। और पिछला 2 साल इसलिए गया क्योंकि 2024 23 24 में ग्रोथ अच्छी थी तो हमें रिटर्न अच्छे आए। 2024 और 25 में अगर मैं निफ्टी की ग्रोथ बात करूं प्रॉफिट ग्रोथ बात करूं तो वो कुछ 4% थी और इसलिए रिटर्न भी वैसे ही आए। अब हमें जो दिख रहा है कि पिछले 1.5 साल से जो आपने देखा होगा कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट या कंसोलिडेशन फेज में था उससे वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी हो गई है। वैल्यूएशन जो निफ्टी की फॉरवर्ड वैल्यूएशन थी 23 टाइम जुलाई 2024 में वो अब घट के 21 हो गई है। अगर मार्केट ऐसी रेंज बाउंड रही अगले 3 महीने तो हो सकता है वो 20 भी हो जाए जी। तो ये जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी मार्केट को अभी स्टेडी बना सकता है इस वैल्यूएशन पे। लेकिन अभी भी ग्रोथ का आना बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे हमें हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है कि ग्रोथ वापस आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एफर्ट लगाए हैं जीएसटी के साथ और इनकम टैक्स के बाद या क्रेडिट पॉलिसी के साथ और जो है उसका जो इम्पैक्ट है जो हमें अभी ग्रोथ पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि राइट वैल्यूएशन with growth coming back makes the market slightly more interesting and exciting going ahead in 2026. Okay, so which means we can say कि हम कुछ exciting times anticipate कर सकते हैं 2026 में as an investor, at least from equities as our investment. Yeah. Okay. So let me ask you this question. Let's say कि आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, महीने साल का शुरुआत है और मुझे ये पैसा म्यूचुअल फंड में डिप्लॉय करना है। तो आप मुझे ये बताइए राहुल सिंह जी कि मुझे कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ 2026? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रिलेवेंट क्वेश्चन है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट जस्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बट मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं आज के टाइम में बिकॉज हालांकि मिड और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन प्रीमियम जो है थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी सस्ती हो गई है कंपेयर टू 2024, बट अभी भी इतनी सस्ती नहीं हुई है कि मैं मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत एग्रेसिवली जा सकूं। तो उसका एक ही तरीका है कि आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को मेजरली यूज कीजिए एंड बल्क ऑफ द एलोकेशन शुड बी इन फ्लेक्सी कैप। और दूसरा जो कैटेगरी मैं बोलूँगा वो है टाटा मल्टी एसेट या मल्टी एसेट कैटेगरी, क्योंकि आज जो है गोल्ड और सिल्वर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ते जा रही है एसेट एलोकेशन में। तो या तो आप गोल्ड सिल्वर अलग से लीजिए गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ के थ्रू, या फिर आप ऐसी कैटेगरी में जाइए जहां पे हम एग्रेसिवली गोल्ड सिल्वर एलोकेशन रख रहे हैं। तो मल्टी एसेट कैटेगरी मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 2-3 साल के लिए, ना केवल 2026 के लिए। सो मल्टी एसेट और फ्लेक्सी कैप ये 2 मेन कैटेगरीज होनी चाहिए। और जो आपको 10-20% एलोकेशन करना है, अगर सेक्टर फंड में एलोकेशन करना है तो आज के दिन में 2 ही सेक्टर फंड में रिकमेंड करूंगा, विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंज्यूमर। ये 2 सेक्टर में मुझे लगता है कि थोड़ी एलोकेशन हो सकती है। ओके ओके, सो विच मीन्स अगर मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना है आई कैन प्रॉब्ली जस्ट स्प्लिट इट बिटवीन फ्लेक्सी कैप्स, मे बी थोड़ा बहुत सेक्टर में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है
in a particular sector, but that's about it, nothing beyond this. Okay. या नथिंग फैंसी, आई मीन ज़्यादा कुछ फैंसी या क्यूट करने की जरूरत नहीं है अभी इस मार्केट में। क्योंकि थीमेटिक मार्केट नहीं रहा ये मार्केट अब बॉटम अप हो गया है। थोड़ा लार्ज कैप ड्रिवन मार्केट रहेगा, मिड एंड स्मॉल कैप की इंपॉर्टेंस रहेगी बट इतनी नहीं रहेगी जितनी 2023-24 में थी। तो इन सबको अगर मैं जोड़ के देखूं तो फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छी कैटेगरी बन जाती है और गोल्ड सिल्वर भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो मल्टी एसेट। सो फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट में अगर आप 80% रखेंगे तो बाकी 10-20% में आप थोड़े बहुत सेक्टर्स ले सकते हैं। ओके, सो ऑल्सो सिंस आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं राहुल जी, एंड आपने बहुत सारे साल देखे हैं जहाँ पे जब नया साल शुरू होता है, कैन यू टेल अस कि जनरली मार्केट ट्रेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैसा रहता है? आई मीन जनरली डू वी सी वॉलीटिलिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, या डू यू एंटिसिपेट कि ये साल का शुरुआत या अंत में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, या हमने कोई ट्रेंड देखा है हर साल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर? आई मीन जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दैट आई वुड लाइक टू नो दिस, कि हर साल की जनवरी में क्या हम कुछ एक ट्रेंड देखते हैं मार्केट्स को लेके? देखिए, पहले ये ट्रेंड होती थी कि जनवरी में जब मार्केट एफआईआई डोमिनेटेड होती थी जी, तो क्या होता था कि दिसंबर में एक लल होता था और जनवरी में एफआईआईज यूज्ड टू कम एंड बाय। सो एक जनरल एक ट्रेंड होता था, एक्सपेक्टेशन होती थी कि जनवरी से एफआईआईज की फ्रेश एलोकेशन आनी शुरू होगी तो फिर मार्केट अच्छा करना शुरू करता था। लेकिन वो पुरानी बात हो गई क्योंकि दो चीजें हो गई हैं। एक तो एफआईआईज की इंपॉर्टेंस कम हो गई है क्योंकि दे हैव बीन नेट सेलर्स, डोमेस्टिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट टुडे, एंड उनकी जो बाइंग एक्टिविटी है या सेलिंग एक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहती है। वो ऐसा कोई दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च देख के नहीं होती है, वो वैल्यूएशन देख के होती है और ग्रोथ देख के दिखती है, जो मैं इसके पहले बात कर रहा था। तो इसीलिए चूंकि एफआईआईज की इम्पोर्टेंस कम हो गई है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई खास ट्रेंड एनालिसिस करके हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल में इंडिया में जो एफआईआई सेलिंग हुई है कांस्टेंट, उसके 2-3 कारण थे। एक तो ग्रोथ नहीं थी, दूसरी कंट्रीज अच्छा कर रही थी, चाइना, कोरिया, ताइवान, बिकॉज ऑफ एआई बूम। बट वो पीरियड भी अब खत्म हो रहा है और हमारी ग्रोथ वापस आ रही है। तो हो सकता है इस बार जनवरी में वही ट्रेंड रिपीट हो जाए अगर एफआईआईज वापस आ जाते हैं या अपनी सेलिंग कम कर देते तो हो सकता है, बट वो बाई चांस होगा। वो ट्रेंड देख के मैं कुछ उस पे आई विल नॉट काउंट ऑन दैट ट्रेंड। ओके, ठीक है, फेयर इनफ। सो ओके, नाउ लेट मी आस्क यू दिस कि लेट्स से कि आई एम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और मुझे जो है इस साल से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। सो प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड कि एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है उसके लिए म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अज्यूमिंग कि आपके पास उतना सारा पैसा भी नहीं है कि आप पूरा असेट एलोकेशन कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ बहुत सारा पैसा डाल रही हूँ कि मैंने गोल्ड में भी डाल दिया और 3-4 म्यूचुअल फंड्स में भी डाल दिया। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। तो अगर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेट्स से मेरे पास सिर्फ महीने के 10-15 हज़ार ही इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरा म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? वेल, नीडलेस टू से कि एसआईपी तो बेस्ट रूट है ही, बट एसआईपी भी कहाँ से शुरू करें वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप कैटेगरी से अभी शुरू करना चाहिए। क्योंकि हम पिछले 4-5 साल में हमने एक अच्छी रैली देखी है मिड एंड स्मॉल कैप में, थीमेटिक्स में, और अब थोड़ा वो कंसोलिडेशन फेज रहेगा और वो सही समय पे एनीवे फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर विल चेंज फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड एंड स्मॉल कैप। तो एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप कोर कैटेगरी में रहिए। आपको ज़्यादा थीमेटिक में जाके एक्स्ट्रा रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि गलतियां वही होती हैं जी। और फ्लेक्सी कैप में अगर आप रहेंगे, एसआईपी करेंगे, तो आपका फर्स्ट 1-2 एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस आनी चाहिए कि हाँ आपको इक्विटीज की समझ आ गई है, एंड देन यू कैन ट्राई टू टेक मोर रिस्क। सो फर्स्ट 1 और 2 कैटेगरीज जो है वो इन्हीं में से होनी चाहिए, या तो फ्लेक्सी कैप या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड, जो कि हाइब्रिड कैटेगरी थे, जो कि एनीवे थोड़ी सेफर होती है जी।
ओके, या सो व्हेन आई इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर्स, मुझे एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है, क्योंकि राहुल जी, स्मॉल कैप एक बहुत ही फेमस कैटेगरी बन चुकी है, सेक्टरल फंड्स भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो आई हैव सीन सो मेनी इन्वेस्टर्स जो अपना इन्वेस्टमेंट सेक्टरल फंड से शुरू करते हैं, एंड दे जस्ट पिक एनी गुड सेक्टर, एंड इट्स पॉसिबल कि उनका चाहे कोई भी सेक्टर आप ले लो, शॉर्ट टर्म में तो आपको शायद वॉलेटिलिटी दिखेगी ही, एंड देन दे गेट वेरी डिसअपॉइंटेड कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, मेरा पहला एक्सपीरियंस ही बुरा था। इसलिए आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि अगर आप ऐसे कोर कैटेगरी से शुरू करें, सो आई डू बिलीव कि इवन स्मॉल कैप से भी नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप्स में भी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, विच कुड डिस्करेज यू एज एन इन्वेस्टर टू मूव फॉरवर्ड विद योर इन्वेस्टमेंट्स. So I think you are absolutely right. Large caps, flexi caps, BAFs, very good categories to start your mutual fund investments. ऑल्सो एक और चीज ऐड करूंगा कि थीमेटिक फंड्स जो होती हैं, सेक्टर फंड्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफेंस हो गया, इसमें एंट्री और एग्जिट वो दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। और होता क्या है कि बहुत सारी जो एक्साइटमेंट होती है पास्ट रिटर्न्स को देख के, उसमें आपको रिटर्न्स बहुत हाई दिखेंगी, डिफेंस हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और वहीं पे जाके आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो आप यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द साइकिल। आपने एंट्री ही आपने गलत सही नहीं चुना है, और वो थीमेटिक फंड्स में ज्यादा होता है, फ्लेक्सी कैप में कम होगा, कम होता है। तो ऐसे नहीं कि चांसेस नहीं है कि आप फ्लेक्सी कैप में भी आपकी मिस्टेक्स होगी, हो सकती हैं, लेकिन अगर आप थीमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पास्ट रिटर्न्स देख के कर रहे हैं तो मिस्टेक्स होने की चांसेस डबल हो जाती है। ओके, ऑलराइट। So let me ask you this one more question now. हम SIFs के बारे में हमने एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था राधिका मैम के साथ फ्रॉम Edelweiss, एंड उन्होंने पूरा डिटेल में SIF समझाया था कि हाउ दैट वर्क्स एज अ प्रोडक्ट, राइट? व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि SIF काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, एंड आई पर्सनली बिलीव कि 2026 में शायद बहुत सारे फंड हाउसेज अपने अपने SIFs लॉन्च करेंगे. So what do you think is the scope for SIFs? Do you think कि अगले 5 सालों में, अगर हम एक 5 साल का व्यू लेके चलें, so do you think इंडियन मार्केट में SIF एज अ प्रोडक्ट इवॉल्व होगा? एंड डू यू थिंक कि HNIs के लिए या फिर इवन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट, क्योंकि इसका एंट्री पॉइंट इज नॉट वेरी बिग, सो डू यू थिंक कि पोटेंशियली ये एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बन सकता है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड HNI इन्वेस्टर्स? तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन अगर एक इवॉल्व इन्वेस्टर, डू यू थिंक कि 5 साल में एक बड़ा प्रोडक्ट होगा फॉर द इंडियन मार्केट? देखिए, इसकी जरूरत तो है मार्केट में, बिकॉज हमेशा मार्केट एक यूनिडायरेक्शनल तो होता नहीं है। सो कभी कभी मार्केट, जैसे हमने देखा पिछले 1.5 साल हम रेंज बाउंड थे मार्केट में, तो ऐसे मार्केट में सिर्फ जैसा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग शॉर्ट करके आपको एडिशनल अल्फा दे सकता है जी। और स्टेडी रिटर्न्स देना ऐसे मार्केट में उसकी एक वैल्यू है। उसके लिए प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे उस कैटेगरी में जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, या कुछ मल्टी एसेट फंड्स हैं, या कुछ इक्विटी सेविंग्स फंड हैं, या आर्बिट्राज फंड्स हैं, आर्बिट्राज प्लस फंड्स हैं। ये वो काफ़ी बड़ी कैटेगरी है, और जैसे जैसे इंडिया में वेल्थ बढ़ा है लोगों का इक्विटी में इन्वेस्ट करके, अब जरूरत ये भी है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए जो आपको जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स टारगेट करें और जो उस कैपिटल को प्रिजर्व करें। भाई भले ही मुझे 20-25% रिटर्न ना मिले, बट क्या आप मुझे 10%, 12% पोस्ट टैक्स रिटर्न दे सकते हैं? तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट है, और सिर्फ उसी का एक हिस्सा है जी। और आपको मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ही देखना पड़ेगा कि जो सिर्फ जो है वो इस कैटेगरी को एड्रेस कर रहा है, कितना बड़ा हो सकता है, और कितना इस सेगमेंट में कितना मार्केट शेयर ले सकता है, ये सब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स। बट आई थिंक इसके लिए मार्केट है, इसके लिए मार्केट इवॉल्व हो रही है जी। और AIF भी एक बड़ी कैटेगरी है जहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी लोगों का, तो वहाँ से भी शायद कुछ पोटेंशियल हो सकता है सिर्फ को कैप्चर करने का। तो AIF हो गया या हाइब्रिड कैटेगरीज हो गई वहाँ, या ओके। सो आपने थोड़ा गोल्ड के बारे में बोला था, एंड यू सेड कि असेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टी असेट एलोकेशन फंड्स आर अ ग्रेट कैटेगरी, एंड हमने गोल्ड का तो काफ़ी अच्छा रैली देखा है 2025 में। सो डू यू थिंक कि अभी अगर हम देखें तो
रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड एक्सपेंसिव है फॉर देम टू एंटर द मार्केट एट दिस पॉइंट, राइट? बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक सवाल मुझे हर वर्कशॉप में मिलता है। जब भी मैं इन्वेस्टर्स का इंटरेक्ट करती हूँ, हर कोई मुझसे एक सवाल तो पूछ ही लेता है कि क्या अभी हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, कि क्या ये सही समय है गोल्ड एंटर करने के लिए, और डू यू थिंक इस साल हम थोड़ा करेक्शन देखेंगे और हमें थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए, गोल्ड जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, और दुनिया की सारी सेंट्रल बैंक्स भी अभी गोल्ड खरीद रही हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रोसेस चलेगा। ये 3 साल 5 साल चल सकता है प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि हर साल आपको उतनी रिटर्न्स मिलेंगी जितनी पिछले साल मिली या गोल्ड में। लेकिन एक एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर गोल्ड में करेक्शन आती है, या अगर आपके पास गोल्ड जीरो है एलोकेशन, तो आपको बिल्कुल अ, उस तरफ सोचना चाहिए। प्राइस को ज़्यादा नहीं देखिए, ये देखिए कि दुनिया में जो हो रहा है आज, और सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं बिकॉज उनका डॉलर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था वो कम हो रहा है। या और एक तरीके की ये इंश्योरेंस पॉलिसी है कि मान लीजिए डॉलर में कुछ प्रॉब्लम हो गई या वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वर्ल्ड भी काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है, तो गोल्ड आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में आप हमेशा रिटर्न नहीं देखते हैं। और लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ग्लोबली एवरीवन इज बाइंग गोल्ड, तो एज एन स्मॉल इन्वेस्टर आपको उसका एडवांटेज उठाना है। ओके। और आकर आपकी एलोकेशन में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी सही नहीं होगा। हाँ, प्राइस काफ़ी चल गए हैं, प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो आप यू कैन डू इट ग्रेजुअली, ओके। बट एसेट एलोकेशन में रहना चाहिए अगले 3 साल के लिए। एंड हाउ अबाउट सिल्वर? डू यू थिंक गोल्ड के कंपैरिजन में शायद सिल्वर ले तो बेटर रहेगा? बिकॉज सिल्वर उतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है जितना गोल्ड बढ़ा है। सो डू यू थिंक इट वुड बी अ राइट टाइम? सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो वो उसकी एक अलग ही वॉलेटिलिटी होती है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो सिल्वर आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म शायद ज़्यादा रिटर्न दे सकता है गोल्ड से। बट हम दोनों चीज़ें काफ़ी अलग अलग नज़रों से देख रहे हैं। सो गोल्ड जो है वो सेंट्रल बैंक्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो हो रहा है उसकी वजह से। सिल्वर बिकॉज थोड़ा बहुत लिंकेज है सिल्वर और गोल्ड में, बट सिल्वर इज ऑल्सो बिकॉज इंडस्ट्रियल मेटल है, और उसकी डिमांड सप्लाई का भी या वहाँ पे क्रंच है। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा एडिशनल रिटर्न बन सकता है, बट दैट इज फॉर शॉर्ट टर्म। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको अगर एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो गोल्ड कैन बी अ मोर स्टेडी पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। okay. All right. So now let me ask you a personal question. Okay. Of course, as an investor, आप टाटा स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं. You know, obviously, I think mandate भी रहता है for you to invest a particular percentage of your investments in your own schemes. लेकिन उसके अलावा ऐसी कौन सी AMCs हैं, ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो आप पर्सनली एडमायर करते हैं? And tell us why. Sorry, can you repeat the question? Okay, so my question to you is कि apart from the Tata schemes which I'm sure you're investing in and you are, you know, you have to invest in your own schemes, उसके अलावा ऐसी कौन सी AMCs हैं या म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो आप admire करते हैं and why? No, I think there are obviously a lot of, I don't like to name any one of them, but there are a few AMCs which I admire. You can second guess it also. And there are people who are much more, have been in the industry much longer than me. So obviously you admire them for what they've done. Also क्या होता है कि हर फंड मैनेजर या हर फंड हाउस की एक अलग स्टाइल होती है, और जी. कभी कभी वो स्टाइल परफॉर्म करती है, नहीं करती है। और कुछ फंड हाउसेस उसको अच्छे से मैनेज करते हैं। तो ऐसी एमसीज के लिए मेरी ज़्यादा एडमिरेशन है। हालांकि अगर मैं देखूं 10 15 20 साल के रिटर्न देखूं, तो अगर आप देखेंगे कि रिटर्न डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। Okay. लेकिन वॉलेटिलिटी जहाँ पे कम हुई वहाँ पे ऑब्वियसली इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस बेटर होता है। Okay.
Okay. So now this question, which I think is very relevant in today's time, is the role of AI, right? And I do believe कि artificial intelligence हमारे ज़िंदगी के हर हिस्से में कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है, as investors, as individuals, as companies, as businesses. तो राहुल जी, आपको क्या लगता है कि 2026 में एआई का रोल क्या होने वाला है फ्रॉम अ फंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू? और ये सवाल ना मैं अपने सारे स्पीकर से पूछ रही हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक एंड द थीम, बिकॉज आई पर्सनली जेन्युइनली वांट टू नो कि एआई का क्या रोल होने वाला है इन टाइम्स टू कम फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। देखिए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इम्पैक्ट होने वाला है, बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, या इम्पैक्ट नहीं होगा? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नहीं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पैक्ट होगा, ओके। मेरा ये मानना है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक यूज़ कर भी रहे हैं एट द पर्सनल लेवल, बिकॉज प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। जो चीज़ करने में आपको 2-3 दिन लगते थे वो आप एक दिन में कर सकते हैं। रिसर्च की बात कर रहा हूँ, अगर प्योर रिसर्च, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, और अभी तो शुरुआत है, बिकॉज ये सारे मॉडल्स जो हैं ये और इम्प्रूव होंगे, जी। मुझे लगता है अगले 1 साल में। तो जो जो बेस लेवल वर्क है, जो कि काफ़ी टाइम लेता है, आई थिंक वहाँ पे हम काफ़ी टाइम सेव कर पाएंगे। टाइम टाइम एफर्ट कॉस्ट काफ़ी सेव कर पाएंगे, और उसका हमें ऑलरेडी दिख रहा है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट। मॉडल्स एकदम परफेक्ट नहीं है, डेटा प्राइवेसी इश्यूज हैं, तो हम एकदम ओपन में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो बट सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना एक मॉडल या अपना एक सब सिस्टम बना के आई थिंक इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। और मुझे लगता है ये काफ़ी पावरफुल हो सकता है फॉर फंड मैनेजर एंड द रिसर्च टीम टू डू रिसर्च इन अ फास्टर मोर प्रोडक्टिव मैनर। अल्टीमेटली ह्यूमन जजमेंट तो रहेगी, या ह्यूमन जजमेंट जाने नहीं वाली है, लेकिन जो आपको डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसमें काफ़ी समय लग जाता था, वो समय आपने अगर क्रंच कर दिया तो आप ज़्यादा समय जो है बिता सकते हैं अपनी थॉट्स को इवॉल्व करने में और अपने अपनी डिसीजन मेकिंग में। उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। ओके। ओके। एंड डू यू थिंक कि इस साल हम देखेंगे, मतलब इस साल वी विल बी एबल टू यूज एआई मोर इफेक्टिवली? या। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। 100%। ओके। सो नाउ लेट्स से कि यू आर अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर। आप, लेट्स से कि अभी आप अपने आप को सीआईओ के शूज से निकाल के एक नॉर्मल इन्वेस्टर के शूज में आइए एंड टेल अस कि अगर इफ यू आर अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर नॉट एसोसिएट विद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, व्हिच मींस आपको उतना भी नहीं पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, आप 2026 में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? थिंक ऑफ इट प्योरली फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ सीआईओ पर्सपेक्टिव। और आपको लेट्स से कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में उतना नहीं जानकारी है, तो आप क्या करेंगे 2026 में फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव? ऐसा तो कोई आजकल रह नहीं गया जिसको म्यूचुअल फंड की जानकारी नहीं है, बट बट फिर भी लेट मी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आई थिंक अगर मैं देखूं, अगर लेट्स से आई एम नॉट इवन वर्किंग और जस्ट माय फर्स्ट जॉब, तो सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे इक्विटी में रखना है कि डेट में रखना है। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर मुझे लगता है कि डेट में रिटर्न नहीं आ रहे हैं, या डेट से आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो ही मैं इक्विटी में जाऊंगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके। एंड आई अज्यूम कि कोई भी अगर यंग फर्स्ट जॉब में है तो वो डेट के रिटर्न से तो सेटिस्फाई नहीं हो। नहीं होगा। तो इक्विटी में आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप सिंपली निफ्टी 50 ले लीजिए, ईटीएफ या इंडेक्स फंड। तो ये आप उससे शुरू कर सकते हैं कि भाई हमने मुझे दिमाग नहीं लगाना है, इंडेक्स फंड सिंपल है, जो कि हमारा कैंपेन भी चलता है। आपने एक सिंपल इंडेक्स फंड ले लिया, एंड you test your knowledge, you test your understanding of the equity market using that. Next step will be mutual fund. अब उसमें जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप तो आपको फ्लेक्सी कैप में ही फ्लेक्सी होना कैप, चाहिए, लार्ज कैप्स। ये नहीं कि थीमेटिक या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड धीरे धीरे आपकी जब कॉर्पस बिल्ड हो जाएगी, देन यू डाइवर्सिफाई इनटू अदर फंड्स। बट आई थिंक इनिशियली आपको इक्विटी और डेट का जो है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर इक्विटी ले रहा हूँ तो रिस्क है, डेट ले रहा हूँ तो मुझे 6% ही आएगा बट नो रिस्क है, तो क्या मैं उससे खुश हूँ? अगर खुश नहीं हो तो फिर मैं इक्विटी करूँ तो सबसे सिंपल जो है मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स फंड कर सकता हूँ। तो एज अ प्योर लेमैन,
if I was not the CIO and I was not interested in Alpha and Yeah. FlexiCap, तो मैं वैसे सोचूंगा. Okay. All right. Okay. So as an investor जो है हम अगर हमें अपने फंड का पोर्टफोलियो देखना है, अभी जो सबसे सिंपल तरीका है, मैं फैक्ट शीट लूँगी एंड आई विल प्रॉब्ली जस्ट लुक एट द स्टॉक्स. लेकिन फैक्ट शीट में ऑफ कोर्स पूरा डिटेल लिस्ट नहीं होता है एंड मे बी आई विल गो टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट या कोई ऐप के थ्रू मैं पूरा पोर्टफोलियो एक फ़ंड का देख सकती हूँ, राइट? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये जो डेटा होता है, जो हमें एक फ़ंड का पोर्टफोलियो बताता है, वो एक कॉमन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कितना ज़रूरी होता है टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन? ज़रूरी होता है या नहीं होता है? एज़ एन इन्वेस्टर क्या मुझे डेटा देख के कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मुझे डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकती है इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड? देखिए, 2-3 चीज़ें उसमें देखनी चाहिए. एक तो केवल पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको कोई उसमें बहुत इनपुट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि Okay. वो तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है. तो मेन आपको देखना है कि जैसे उस फैक्ट शीट में आपको SIP रिटर्न्स भी दिखती हैं. उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि अगर आपने रेगुलरली इन्वेस्ट किया होता है इसमें इतने साल तो इतने रिटर्न बनी होती. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड लुक एट. सेकेंड थिंग यू शुड लुक एट इज़ कि उस फंड में उस फंड की जो है हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन या बीटा, वो कितनी है. क्योंकि कोई भी फंड में रिटर्न तो बहुत सबसे आसान है, सारे पोर्टल्स में आजकल रिफंड में रिटर्न्स मिल पता चल जाते हैं. हाँ. सबसे आसान काम वही है. जो डिफिकल्ट काम है वो ये है कि आप देखिए कि ये तो आज के रिटर्न है, लेकिन अगर आपने उसमें SIP किया होता रेगुलरली तो क्या रिटर्न बनी होती. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, आप उसमें देखिए हम कुछ रेशियोज देते हैं, जैसे शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा. ये सब जो रेशियोज है ये आपको ये बतलाती हैं कि ये फंड कितना वोलेटाइल है. जी. क्योंकि आप कितना रिस्क ले रहे हैं वो रिटर्न जनरेट करने के लिए, वो कैप्चर करता है. तो अगर आपकी बीटा लो है और रिटर्न फिर भी ठीक है, क्योंकि हर इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट काफ़ी डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है वो इतना सोचता नहीं है. वो सबसे हायर रिस्क ऑप्शन ले लेता है बिकॉज उसको लग रहा है कि उसमें हाईएस्ट रिटर्न है. बट दैट इज व्हेन यू गो रॉन्ग एंड मेक नेगेटिव रिटर्न्स. सो इफ़ यू आर क्लियर कि मेरी रिस्क एपेटाइट ये है, मुझे लो बीटा वाली पोर्टफोलियो चाहिए, मुझे रिटर्न 2% कम भी बने, बट मुझे आई डोंट वांट स्लीपलेस नाइट्स. सो वो भी आपको वो ये 2-3 जो रेशियोज है वो भी देखनी चाहिए. और आजकल तो you can do research yourself. You can find out what does sharp ratio mean, beta mean, standard deviation mean. But I think वो फैक्ट शीट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं और ज़्यादा ध्यान पोर्टफोलियो पे देते हैं. बट पोर्टफोलियो इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. Portfolio 6 months back will be little different, 20% different, 25% different, 10% different. तो आज की पोर्टफोलियो देख के आपको ऐसा कोई इनपुट्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप उससे कुछ इनपुट ले पाएं. Okay. अगर आपकी नॉलेज उतनी नहीं है या आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आपको फैक्ट शीट से उतनी नॉलेज आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे पोर्टफोलियो देख के. बाकी चीज़ों ये सब चीज़ें जो देखेंगे उसमें आपको ज़्यादा इनपुट मिलेगा. Okay. All right. So, हम थोड़ा, we did touch up on small cap funds briefly. Just wanted to understand, 2025 में हमने देखा कि small cap funds have lost the most amongst all equity funds, right? Including sectoral and thematic funds. Small cap funds ने sectoral funds, thematic funds से भी ज़्यादा underperform किया है. Why is it कि small caps have done so bad? I won't say so bad honestly, but I think comparatively, क्योंकि small caps ने जो इतना अच्छा किया था उससे पहले, उसके comparison में 2025 में उतना अच्छा नहीं किया. So what is your take on what happened in 2025? और ये बताइए राहुल जी कि 2026 में हम small caps के बारे में क्या देख रहे हैं कि do we see a better outlook or do we see some form of volatility? देखिए, स्मॉल कैप में एक्चुअली साइडवेज मूवमेंट हुआ है या माइल्ड करेक्शन हुई है. बहुत पैनिक वाला करेक्शन तो हुआ ही नहीं है जो 2018 में हुआ था या 2020 में हुआ था. Yeah. तो उस हिसाब से वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रही है. स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए वॉलेटिलिटी हैज़ बीन वेरी लो एंड आई थिंक उसका कारण है क्योंकि 2024 में स्मॉल कैप्स वे वेरी एक्सपेंसिव. तो जब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो वो एक नॉर्मल उनका फेज है कि वो कंसोलिडेट करती हैं. और पिछला 18 महीने इज़ नो डिफरेंट एक्चुअली. तो आई वोंट वरी अबाउट इट टू मच.
But what I would worry about is if small caps have done very well and people come in, that is what I worry about. Today, I think valuation of small cap थोड़ी चीप हुई है, बहुत चीप नहीं हुई है। मुझे लगता है लार्ज कैप अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है स्मॉल कैप को और मिड कैप को। अभी इस दौर पे हम नहीं पहुंचे हैं जहां मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकूं आपको कि हाँ आप 50% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर होता तो मैं आपके पिछले जवाबों में वो बोल दिया होता। Okay. इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मैं रिटर्न्स अभी स्मॉल कैप में अभी भी मुझे अगले 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रिटर्न नहीं दिख रही है। और स्मॉल कैप जो है आपको 5 साल के इसमें देखना चाहिए, टाइम पीरियड में देखना चाहिए। तो 5 ईयर रिटर्न अभी भी काफ़ी अच्छी है स्मॉल कैप की। Okay. क्योंकि स्मॉल कैप की साइकिल बहुत लंबी होती है और उस क्या होता है कि उस 5 साल में हो सकता है 2-3 साल काफ़ी अच्छे रिटर्न बन जाए और फिर 2 साल कुछ भी रिटर्न ना बने। लेकिन आपको हमेशा स्मॉल कैप को 5 ईयर ब्लॉक में ही देखना है। अगर आप सोचेंगे कि अभी ले लेता हूँ और अगले 1 साल में मुझे 20% रिटर्न बनेगी, इसकी कोई मतलब गारंटी आज के वैल्यूएशन पे तो हम नहीं दे सकते। Okay. और ना ही कोई गारंटी कभी भी दे सकता है। बट आज ये वैल्यूएशन रीजनेबल है, रीजनेबल हो रही है, लेकिन इतनी भी रीजनेबल नहीं है जहां पे हम उस पे शॉर्ट टर्म व्यू ले सके। बट लॉन्ग टर्म यस, लॉन्ग टर्म में आई थिंक वैल्यूएशन या आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी स्मॉल कैप की लार्ज कैप से ज्यादा होगी। बट व्हेन आई से लॉन्ग टर्म आई मीन 5 years. At least 5 years. Okay. Yeah. Okay. So, fair enough. So let me ask you this कि हमें जो है एज इन्वेस्टर्स अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए, हायर रिटर्न्स चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? एंड ऑल्सो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो वेल्थ जर्नी है वो एक्चुअली रुक जाता है, या फिर दे आर नॉट रियली एबल टू बिल्ड वेल्थ इन म्यूचुअल फंड्स, जो हमें पता है कि हो सकता है, लेकिन वो क्या गलतियां हैं जो इन्वेस्टर्स करते हैं? एट द सेम टाइम अगर मुझे हायर रिटर्न्स चाहिए मेरे म्यूचुअल फंड से तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, हायर रिटर्न इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, बिकॉज हायर रिटर्न के लिए आपको हायर रिस्क भी लेनी पड़ती है। तो अगर हायर रिटर्न चाहिए तो फिर आपको ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप मिड कैप विल गिव यू हायर रिटर्न, बट आप उसके लिए रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं, देयर इज नो डाउट। एंड जो गलतियां होती हैं नॉर्मली लोगों की, वो ये होती है, जो सबसे नॉर्मल गलती है जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला, वो पास्ट रिटर्न्स देख के जो इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे कॉमन और सबसे डैमेजिंग जो मिस्टेक होती है वो वही होती है। और अगर आप वो थीमेटिक फंड में कर दिए तो फिर वो और भी ज़्यादा कंपाउंड हो जाती है। तो आई थिंक वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी अल्टीमेटली अगर जैसा मैं बोल रहा था, अगर आप 10-15 साल का रिकॉर्ड देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप ने एक्स्ट्रा रिटर्न दिए हैं, बट उसके लिए आपने रिस्क भी ज़्यादा लिया है जी। तो आपको एक हेल्दी मिक्स रखना चाहिए बिटवीन लार्ज मिड स्मॉल। नाउ वेदर यू डू इट थ्रू फ्लेक्सी कैप और यू कीप सेपरेटली लार्ज मिड स्मॉल, आई थिंक आपको ये रखना चाहिए अपने दिमाग में कि सारा का सारा अगर मैंने स्मॉल कैप में डाल दिया हाई रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में, तो मैं रिस्क भी ज़्यादा ले रहा हूँ। तो एक हेल्दी मिक्स अगर रखें तो वो मिस्टेक अवॉइड हो जाती है। ओके ओके। सो बेसिकली सही कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना जिसमें आप शायद थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे अगर आपको बेहतर रिटर्न्स चाहिए, बट एट द सेम टाइम स्प्रेडिंग इट आउट सो दैट यू डोंट रियली मिस आउट ऑन द wealth building that we talk about. Okay, Correct. now we'll talk a little bit about sectors. 2026 में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं राहुल जी जो आपको लगता है कि जिसके ऊपर आप बुलिश होना चाहेंगे फॉर दिस ईयर? एंड अगर मान लीजिए मुझे एक सेक्टर फंड सेलेक्ट करना है, कौन सा होना चाहिए? देखिए, 2 ही सेक्टर फंड हम अभी अपने पोर्टफोलियोज में रिकमेंड कर रहे हैं। एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा कंज्यूमर। ओके। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिकॉज वैल्यूएशन वहाँ अभी भी रीजनेबल है और अब जैसे काफ़ी चीज़ें जो इम्पैक्ट कर रही थी वैल्यूएशन को या ग्रोथ को, वो सारी चीज़ें रिकवर हो रही हैं। जैसे क्रेडिट ग्रोथ हो गया, इंटरेस्ट मार्जिन्स हो गए, या फिर क्रेडिट कॉस्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें रिकवर हो रही हैं और वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है।
और क्रेडिट पॉलिसी और गवर्नमेंट आरबीआई की पॉलिसी भी काफ़ी सपोर्टिव है फॉर ग्रोथ एंड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो एक सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जो कि मैं उसको एवरग्रीन ही मानता हूँ, जैसे कंज्यूमर सेक्टर है। जैसे हमारा ही जो फंड है टाटा कंज्यूमर फंड, पिछले 2-3 साल में डिस्पाइट द फैक्ट दैट सबने बोला कि कंजम्पशन स्लो है, इस फंड ने अच्छे रिटर्न दिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी होते हैं कंज्यूमर फंड को जब हम देखते हैं या कंजम्पशन सेक्टर को देखते हैं कि हम अगर एक तरह की कंजम्पशन नहीं चल रही है तो दूसरे तरह की कंजम्पशन में हम जा सकते हैं, और कंपनीज की चॉइसेस भी काफ़ी होती हैं। तो ये दोनों सेक्टर फंड ही मैं रिकमेंड करूंगा अभी। बाकी और कुछ थीमेटिक फंड अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। Okay. So just towards the last part of our conversation, and ये मैं थोड़ा फ्लेक्सी कैप्स के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगी, कंसिडरिंग यू आर सो बुलिश ऑन फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी। तो राहुल जी, आप ये बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई आर यू बुलिश ऑन फ्लेक्सी कैप? आपने ऑफ कोर्स जब जो भी हमने डिस्कशन किया उसमें आपने काफ़ी बोला कि फ्लेक्सी कैप इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो। अब हमें ये बताइए कि जो टाटा फ्लेक्सी कैप फंड इट हैज़ बिन अ ग्रेट परफॉर्मर एंड हाउ वुड यू मेक टाटा फ्लेक्सी कैप, आप क्या देख रहे हैं कि आगे चल के जो इन द कमिंग ईयर्स टाटा फ्लेक्सी कैप फंड जो है, आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे टू मेक इट अ वंडरफुल परफॉर्मर, कंसिडरिंग कि इस स्पेस में ना बहुत कंपटीशन है। आई मीन यू आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम जायंट्स लाइक पराग पारेख एंड जियो एंड लॉट ऑफ न्यू एज कंपनी, लॉट ऑफ क्लासिक फ्लेक्सी कैप फंड्स ऑलरेडी हैं इस मार्केट में। तो एज अ CIO एंड एज अ फंड मैनेजर, आप ये बताइए कि आप टाटा फ्लेक्सी कैप फंड के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, विजन क्या है कि हमारी तो अभी जर्नी शुरू हुई है एंड फ्लेक्सी कैप में, और पिछले 1-2 साल में हमने परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा टू गेट मोर कंसिस्टेंसी। सो मेरा अ, अगर आप पूछें कि व्हाट विल गेट अस द रिकग्निशन इन फ्लेक्सी कैप, इट विल बी मोर कंसिस्टेंसी, क्योंकि हर फंड की एक साइकिल होती है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, बट हमें एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी। भले ही आप टॉप रैंक ना रहें, लेकिन आप अगर टॉप क्वार्टाइल में रहें या टॉप क्वार्टाइल के आसपास रहें या क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 में रहें, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ विल गिव अस इनफ विजिबिलिटी। एंड ऑल्सो आई थिंक सो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। एक तो फंड मैनेजमेंट स्टाइल, फंड मैनेजर अच्छा की अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट, एंड द लास्टली द प्रोसेस। तो 2-3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन चाहिए, जिसके ऊपर हमारा काफ़ी ध्यान है अगले 1-2 साल में। Okay. All right, wonderful. So just last question which we always ask, आपकी क्या learnings रही हैं? तो मैं ना जनरली पूछती हूँ कि हमारे इन जनरल लाइफ लॉन्ग जर्नी क्या रही है, क्योंकि अब हम शुरुआत में हैं 2026 के। आप ये बताइए कि 2025 की आपकी क्या क्या learnings रही हैं just for that 1 year, and what would you like to take on for this year? 2025 की लर्निंग ये रही है कि आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रोथ मार्केट। तो ग्रोथ अगर नहीं है तो मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी, बिकॉज इंडिया अगर कोई खरीदता है एफपीआई स्पेशली, दे बाय इट ओनली इफ दे सी ग्रोथ। एंड इसके दो इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो हमारी वैल्यूएशन भी तभी रिकवर करेगी, रिटर्न तभी आएंगे जब हमारी ग्रोथ वापस आएगी, जिसके ऊपर मेरी कॉन्फिडेंस हाई है फॉर 2026। जी। बट ऑल्सो जिन कंपनीज की ग्रोथ हाई है उनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, तो वो भी एक लर्निंग रही है। और जैसे जैसे ग्रोथ रिकवर होगी और जैसे जैसे ओवरऑल ग्रोथ रिकवरी होगी, जो कंपनीज फास्टर ग्रो करेंगी उन्हें थोड़ा ग्रोथ प्रीमियम मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग रही है। Okay, sure. वंडरफुल, थैंक यू सो मच राहुल जी। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। आई थिंक हमने बहुत कुछ सीखा। आई डू होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको 2026 के बारे में एक बेटर पर्सपेक्टिव मिला हो इन टर्म्स ऑफ उनको अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करने हैं इन दिस पर्टिकुलर ईयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी होप विल गेट यू बैक सून अगेन, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू, Namrata, and thank you to all the viewers. Thank you.
Thank you so much. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Rahul. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी हमने उनके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर राहुल से पूछा कि 2026 में उनका क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट इक्विटी मार्केट्स. एंड मिस्टर राहुल सेज कि 2025 में अगर हम देखें तो मार्केट्स काफी साइडवेज मूव हुई थी, लेकिन अभी हमने देखा है कि वैल्यूएशंस जो हैं थोड़े बेटर हुए हैं, थोड़े कम हुए हैं, और इसकी वजह से जो है हम थोड़ी मार्केट में स्टेडीनेस देख सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट्स थोड़ी स्टेडी होंगी इन 2026. ही आल्सो सेज कि जब वैल्यूएशंस नीचे आती हैं तो ग्रोथ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सही वैल्यूएशन क्लब्ड विद द राइट ग्रोथ, ही सेज, मेक्स 2026 वेरी एक्साइटिंग. फिर हमने मिस्टर राहुल से पूछा कि वो कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए जरूरी होती हैं. एंड मिस्टर राहुल सेज कि जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, दैट्स फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड लार्ज कैप फंड्स. ही सेज कि आपका जो बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअली फ्लेक्सी कैप में जा सकता है. ही ऑल्सो सेज कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में भी आपका थोड़ा एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको इक्विटीज के अलावा गोल्ड और सिल्वर का भी एक्सपोजर मिलता है. एंड ही सेज कि अगर आपको एक सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करना है, इससे यू रियली वांट टू इन्वेस्ट इन अ सेक्टर और थीम, तब आप सिर्फ दो थीम्स को कंसिडर कर सकते हैं, एक तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और यू कुड ऑल्सो लुक एट द कंजम्पशन थीम. फिर हमने मिस्टर राहुल से पूछा कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग स्ट्रेटजी फॉर म्यूचुअल फंड्स. एंड मिस्टर राहुल सेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, आपको डेफिनेटली एसआईपीज के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. ही सेज कि फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड लार्ज कैप फंड्स आर अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर. तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप से करना चाहिए. थोड़ा एलोकेशन आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में कर सकते हैं. ही सेज थोड़ा एलोकेशन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में भी होना चाहिए. अब अगर जब आपको इक्विटी समझ में आ गया और आप कॉन्फिडेंट हैं इक्विटीज के बारे में, तब आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं. देन यू शुड कंसिडर सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स, क्योंकि इन फंड्स में जो है एंट्री और एग्जिट टाइम बहुत जरूरी होता है. फिर हमने मिस्टर राहुल से पूछा कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना जरूरी है, और अभी अगर हम देखें तो प्राइसेस काफी बढ़े हुए हैं, तो क्या अभी एक सही समय होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए. तो मिस्टर राहुल सेज कि गोल्ड हमेशा एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए. ये एक इंश्योरेंस की तरह होता है. इट प्रोवाइड्स अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन. तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो. उसमें जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अच्छे रिटर्न्स ही मिले एट ऑल द टाइम, लेकिन हमेशा थोड़ा एलोकेशन गोल्ड की तरफ जरूर होना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो. तो ही सेज कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड से शुरू कर सकते हैं. एंड स्पेशली अगर बिल्कुल भी आपके पास गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो थोड़ा होना चाहिए, एंड आप धीरे धीरे करके उस एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं टू इवेंचुअली रीच योर रिक्वायर्ड असेट एलोकेशन. फिर हमने मिस्टर राहुल से पूछा कि अगर वो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं एंड ही इज नॉट द सीईओ ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड, तब उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है, हाउ वुड ही इन्वेस्ट. तो मिस्टर राहुल सेज कि अगर उनको एक इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआत करनी होती तो वो शायद अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड, सो बेसिकली मे बी अ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 50 ETF से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते. ही सेड सबसे पहले आपको अपना इक्विटी और डेट का एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए कि आपको इक्विटी और डेट में कितना पैसा डालना है. उसके बाद ही सेड दैट ही वुड स्टार्ट विद अ निफ्टी 50 ETF या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड. उसके बाद वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड इवेंचुअली वो अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते अक्रॉस अदर इक्विटी फंड्स. फिर हमने मिस्टर राहुल से स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात किया, एंड कि वी आल्सो डिस्कस कि स्मॉल कैप्स में अभी हमने थोड़ा करेक्शन देखा है. सो मिस्टर राहुल सेज कि स्मॉल कैप्स वर वेरी एक्सपेंसिव, तो एक माइल्ड करेक्शन वाज एनीवेज मेरिटेड, एंड इट्स अ गुड थिंग कि अगर हम अभी थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं स्मॉल कैप्स में. ही आल्सो सेज कि स्मॉल कैप फंड्स में एक इन्वेस्टर को तभी इन्वेस्ट करना चाहिए व्हेन ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर अ लिटिल लॉन्गर ड्यूरेशन, क्योंकि स्मॉल कैप्स में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है. तो ही सेज कि अगले 1 या 2 साल में शॉर्ट टर्म में डू नॉट एक्सपेक्ट वेरी हाई रिटर्न्स फ्रॉम स्मॉल कैप, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में एंड अबव आप स्मॉल कैप से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर राहुल के साथ सेक्टर्स के बारे में बात करी, एंड ही सेज कि सिर्फ 2 सेक्टर्स पे जो काफी बुलिश है. पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. फर्स्ट रीजन बीइंग कि अभी वो काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं, एंड एट द सेम टाइम दिस सेक्टर आल्सो एंजॉयज सपोर्ट थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज. और जो दूसरा सेक्टर है दैट इज द कंजम्पशन सेक्टर या कंजम्पशन थीम, जो काफी एवरग्रीन थीम मानी जाती है. सो दैट वाज अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई डू होप ऑल ऑफ यू हैड अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस. आई होप यू अंडरस्टूड कि 2026 में आपको एग्जैक्टली क्या करना है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks.
Read all scheme-related documents carefully.